नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मोहम्मद इमरान सुरवदी, फिजिक्स टीचर। आज इंशाअल्लाह हम इंजीनियरिंग का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देखेंगे 2026। तो आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ECAT 2026। क्वेश्चन नंबर 1, इन द सर्किट शोन द बैटरी एंड द एमीटर हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक सर्किट डायग्राम दी हुई है जिसमें आपके पास जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है और जो एम्पेयर मीटर है उसको A से शो किया गया, जबकि दो पॉइंट्स हैं X और Y, उनके दरमियान कोई भी कंपोनेंट बज़ाहिर कनेक्टेड नहीं है। क्या कहता है वो? द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द रेजिस्टर्स आर ईच सेपरेटली प्लेस्ड बिटवीन द टर्मिनल्स X एंड Y ऑफ द सर्किट व्हिच कॉम्बिनेशन वुड गिव एन एमीटर रीडिंग ऑफ 8 एम्पेयर। यानी इसका मतलब ये कि हम इन चार कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, जिसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टेंसेज हैं, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में, ये कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। इनमें से किस कॉम्बिनेशन को हम एक्स और वाई के दरमियान प्लेस करें कि हमारे पास जो है वो जो करंट फ्लो करे एम मीटर में से वो कितना हो, वो 8 एम्पेयर हो। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे कि हमें करंट का पता है, हमें वोल्टेज का पता। तो आइए हम देखते हैं कि आर कितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बच्चों क्या होगा? चार्ली होगा। कैसे होगा? गौर से देखिएगा, बैटरी थी 12 वोल्ट की, एमीटर यहाँ पर हमारे पास है। इन दो पॉइंट के बाद हमने कोई एक कॉम्बिनेशन कनेक्ट करना है। देखिए करंट हमारा क्या होना चाहिए? वो 8 एम्पेयर होना चाहिए। वोल्टेज कितनी है? वो 12 वोल्ट है। तो इसका मतलब आर इक्वल टू क्या होगा? ओम्स लॉ से आर इक्वल टू वी ओवर आई। तो मैं वैल्यूज प्लेस करूंगा, वोल्टेज की जगह 12 आ गया, करंट की जगह 8 आया, तो 12 ओवर 8 बच्चों होता है 1.5 ओम। इसका मतलब मुझे इन तमाम कॉम्बिनेशन में से, इन तमाम कॉम्बिनेशन की अगर मैं रेजिस्टेंस मालूम करूं और वो कॉम्बिनेशन जिसकी रेजिस्टेंस 1.5 ओम आती है वही मेरा सही जवाब होगा। कौन सी ऑप्शन है? वो चार्ली बनती है। क्यों? जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे 1 ओम 2 ओम आपस में सीरीज में जब ऐड हो जाएंगे 3 ओम और नीचे भी 3 ओम है, तो पैरेलल में है। और पैरेलल में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर दो ऐसी रेजिस्टेंस आ रहे हैं जिनकी वैल्यू सेम हो तो हम उनके शॉर्टकट यूज करते हैं। क्या शॉर्टकट होता है कि ऊपर हम रेजिस्टेंस एक ही लिखते हैं, नीचे एन से डिवाइड कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या थी? 3 ओम डिवाइडेड बाय 2, तो 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1.5। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच वैल्यूज ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस विल प्रोड्यूस अ रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ऑफ 16 जूल पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में हमारे पास करंट भी है और रेजिस्टेंसेस की जो है वो कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। हमने क्या करना है? हमने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग कहा जाए हमारे पास जो पावर हो वो 16 वॉट या 16 जूल पर सेकंड हो। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे भी आंसर हमारे पास चार्ली हो गया। कैसे? ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट और रेजिस्टेंस होता है आई स्केलर। तो आप देखें, अगर मैं चार्ली ऑप्शन को देखूं, मैं यहाँ पे आई की जगह 4 पुट करूंगा, 4 का स्केयर 16 आ जाएगा, R1 है तो 16 इंटू 1 कितना देगा? 16 जूल पर सेकंड। इसलिए यही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बनती है। क्वेश्चन नंबर 13, अ मिलियन इलेक्ट्रॉन्स, मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 6। अ मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू अ पिथ बॉल, इट्स चार्जेस। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जिस चीज में इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाए उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आया होता तो क्या चार्ज होता? तो हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन अगर आया होता तो चार्ज होता -1.6 × 19 कूलम। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आपने पिथ बॉल पर ऐड किए? आपने ऐड किए 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन या 1 मिलियन। अब 10 टू द पावर 6 ऐसे ही देगा, ये मल्टीप्लाई होगा -1.6 × 10⁻19 से, तो क्या हो जाएगा? -19 और +6 आपके पास -13 कूलम बनता है। तो कौन सा जवाब आपके पास बेस्ट है? दैट इज बीटा ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास एक सीआरओ का डिस्प्ले दिखाया गया। बहुत सिंपल, हम सब जानते हैं सीआरओ में एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम प्लॉट होता है और वाई एक्सिस के लॉन्ग वोल्टेज प्लॉट होती है। क्या पूछता है ये देखते हैं। अ साउंड वेव इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ अ CRO as shown. The time base of the CRO is set at 2.5 millisecond per centimeter. What is the frequency of the sound wave? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले हम टाइम पीरियड निकालेंगे। जब टाइम पीरियड निकल आएगा तो उसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास क्या देगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 4, इसका जवाब 100 हर्ट्ज आता है। कैसे आता है? देखिए गौर से देखिए, मैंने आपके लिए एक वेव ड्रॉ की है। उस वेव में अगर आप गौर से देखिए तो हमें 1 सेंटीमीटर यानी एक जो बॉक्स है वो 2.5 मिली सेकेंड के बराबर है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे पूरी वेव का एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए जिसपे 4 बॉक्स आते हैं। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मिली सेकेंड मेरे पास आ जाता है ये 10 मिली सेकेंड। अब ये तो टाइम पीरियड आ गया। मुझे क्या चाहिए थी? मुझे फ्रिक्वेंसी चाहिए थी। F = 1/T = 1/10
10 इंटू 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 ऊपर चला गया, ये 10⁻³ हो जाएगा। अब 10⁻³ का मतलब 1000 होता है, मैंने 1000 ऊपर लिखा, नीचे 10 रहा, ये 0 0 के साथ कैंसिल आउट हो गया। क्या जवाब आया? दैट इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ वोल्टेज गिवन एज V इज इक्वल टू -2y + 5, ये वोल्टेज की इक्वेशन है। Such that y is the distance covered by a positron along y-axis, then the positron will, अब positron अगर y-axis के along जा रहा है और उसे साफ सी बात है वोल्टेज का सामना करना पड़ेगा, वोल्टेज जो वहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो बच्चों अगर तो वोल्टेज बढ़ेगी या कम होगी ये हमें कौन बता सकते हैं? बताएगी इक्वेशन बताएगी। तो कैसे देखेंगे? गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? अल्फा पॉजिट्रॉन एक्सलेट होगा। पॉजिट्रॉन पर याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, आपने पढ़ा भी हुआ है। ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये जेड एक्सिस ड्रॉ किया। हमारे पॉजिट्रॉन ने चूंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग यानी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वाई क्या, यहाँ पे वाई 0 है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इक्वेशन में v इज इक्वल टू -2y + 5 में सबसे पहले 0 पुट करता हूँ। जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये चीज 0 हो जाएगी, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा? एट y इज इक्वल टू 0, वोल्टेज 5 वोल्ट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे V1 को पहले वाले पोटेंशियल को मैं 5 वोल्ट कह देता हूँ। इसके बाद जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि पॉजिट्रॉन ने वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल करना है, तो हमने देखना पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा। तो एट y इज इक्वल टू 1 में मैंने क्या किया, मैंने इसी इक्वेशन में यहाँ पे 1 पुट किया, तो -2 × 1 + 5, -2 × 1 -2 होता है, +5, ये जवाब क्या आएगा? +3 वोल्ट। जब गौर से लिखिएगा V2 3 वोल्ट है, इसका मतलब V1 बड़ा है V2 से। इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं पोटेंशियल कम हो रहा है, और पोटेंशियल कम होने से मुराद ये कि हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे एक बात थी, पॉजिट्रॉन अगर नेगेटिव तरफ जाएगा तो नेगेटिव उसको रिपेल तो नहीं करेगा, जी हाँ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी उसको अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो अल्टीमेटली साफ सी बात उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और वो एक्सलेट करेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आ गई होगी, ये सारा मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया आपके लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। Our student performs an experiment to justify nature of a photoconductor. He observed that when he brought a negatively charged rod near the surface of the insulated photoconductor, bulb lights up for a short time and then becomes off. Same thing happens when he takes away the negatively charged rod. This shows that photoconductor is in photoconductor किस में मौजूद है? तो ऑप्शन में आप देखें, लाइट में मौजूद है, डार्कनेस में, इट मे बी इधर इन डार्कनेस और लाइट, और नन ऑफ दीज। तो फिर याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फोटो कंडक्टर, आप जब इसके पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको ऐसे समझाता हूँ कि मैं इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आया बच्चों, जब जो ही मैं इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आऊँगा तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज बच्चों ये यहाँ से होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा। क्लियर? और जब ये ग्राउंड में जाएगा तो बल्ब में से जब करंट फ्लो करेगा तो बल्ब थोड़ी सी देर के लिए लिट अप होगा। क्लियर? अब ये पॉजिटिव चार्ज कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि साफ सी बात है इसने अपनी डिटेक्शन किसी यहाँ पे बाउंड कर रखा। अब बच्चों आपने देखा मैं इसके पास लेके आया तो बल्ब लिट अप हुआ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए करंट कहा जाए नेगेटिव चार्ज वो नीचे चला गया। अब बच्चों अगर मैं इस नेगेटिव रॉड को हटा देता हूँ तो साफ सी बात है ये वापस इलेक्ट्रॉन जहाँ से वापस आ जाएंगे, बल्ब दोबारा लिट अप होगा। और ये तभी हो सकता है जब हमारे पास, याद रखिएगा, ये एक कंडक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है। अगर ये कंडक्टर के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा तो कभी भी यहाँ से आप याद रखेंगे इंसुलेटर में चार्ज इस तरह से फ्लो नहीं करते। अगर ये ऐसे चार्ज को फ्लो करवा रहा है तो उसका मतलब ये किस में पड़ा हुआ है, ये रोशनी में पड़ा हुआ है। तो उसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? अल्फा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ 20 वॉट 220 वोल्ट बल्ब, 40 वॉट 220 वोल्ट बल्ब एंड अ 60 वॉट 220 वोल्ट बल्ब आर जॉइंड इन सीरीज। कीवर्ड बोला सीरीज में, एंड कनेक्टेड टू द मेन्स विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। याद रखिएगा अगर तो हम अपने जनरली अपने घर की बात करें तो हमारे घरों में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा पैरेलल में होते हैं। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो रेटेड पावर होती है वो जिसकी ज़्यादा होती है अल्टीमेटली उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस शो करता है। इसका मतलब अगर ये सारे के सारे पैरेलल में होते हैं तो फिर सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस 60 वॉट की होती है, उससे कम जो होती है 40 वॉट की होती है, सबसे कम 20 वॉट की होती है। मगर चूंकि ये सीरीज में आ गए तो सीरीज में याद रखिएगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऑपरेट होता है। ब्राइटनेस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेटेड पावर होती है। इसका मतलब जिसकी रेटेड पावर सबसे कम होगी उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब बहुत ही सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? अल्फा 20 वॉट का जो बल्ब होगा वो सबसे ज़्यादा ब्राइटर होगा। तो मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट क्या है कि ब्राइटनेस की अगर बात की जाए तो सीरीज में रेटेड पावर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिससे हमारे पास ब्राइटनेस का ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन ऑफ स्पेस सच दैट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन दैट रीजन इनटू द पेपर एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर इन विच डायरेक्शन द टॉर्क विल बी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें अगर देखा जाए तो पेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है।
जब परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। बच्चों सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए किसकी जरूरत होती है? आप कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करती है, लेकिन याद रखिएगा सेंटीपिटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है, उसकी मैग्नीट्यूड को ज्यादा या कम नहीं कर सकती। इसका मतलब पता ये चला, जब स्पीड की मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम नहीं होगी तो स्पीड सेम रहेगी, यानी एंगुलर स्पीड भी सेम रहेगी, और अगर एंगुलर स्पीड सेम है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगी। बच्चों याद रखिएगा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है? F इक्वल टू m में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं एंगुलर में तो फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और a की जगह अल्फा। तो अल्फा चूंकि यहाँ पे जीरो है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी के कांस्टेंट है, तो बच्चों याद रखिएगा टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा। हमारा एक छोटा सा अलमिया ये कि हम किसी भी चीज में जब रोटेशन देखते हैं तो हम समझते हैं उसमें टॉर्क जरूर मौजूद है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉर्क बेसिकली काउंटर पार्ट है फोर्स का। कोई भी बॉडी मूव करी हो तो क्या उस पर लाजमी उसमें फोर्स एक्ट करे? आप कहेंगे सर फोर्स तब एक्ट करेगी जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, या तो वेलोसिटी बढ़ रही हो या कम हो रही हो तो फोर्स तो एक्ट कर रही है। इसका मतलब मूविंग बॉडी अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाली फोर्स जीरो है। इसी तरह याद रखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइक रोटेशनल मोशन में मूव कर रहा है, उसकी मोशन रोटेशनल है, लेकिन उसके अंदर जो है वो एंगुलर डायनामिक इक्विलिब्रियम मौजूद है। इसका मतलब उसके एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सिर्फ सेंटीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, तो ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो होगा, टॉर्क नहीं होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर, बहुत आसान सवाल है। टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर, आप सब जानते हैं गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में एक बहुत छोटी शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। याद रखिएगा पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा सबसे छोटे से भी छोटी होती है। इसका मतलब एक शॉर्टकट यहाँ से पता चल गया हमारे पास कि हमारे पास जो एमीटर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो शंट से भी छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम जो कनेक्ट करें शंट वो 0.6 ओम की है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी दैट हैड टू बी लेस देन 0.6 ओम। तो ये शॉर्टकट आपने हमेशा याद रखना है कि एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो RS से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि वो 0.6 ओम से भी स्मॉल होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दोबारा CRO हमें दिखाया जा रहा है। इफ एक्स प्लेट्स आर ऑफ देन स्क्रीन ऑफ CRO वी विल शो। अगर हम एक्स प्लेट्स को ऑफ कर दें तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस को लॉन्ग कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, सिर्फ वाई एक्सिस को लॉन्ग डिफ्लेक्शन होगी, वर्टिकल लाइन आएगी। इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा? अल्फा, दैट इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग कर्व। हमारे पास एक कर्व है, इसकी स्लोप क्या होगी आइए देखते हैं। हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग क्यू प्लॉट है, एक्स एक्सिस लॉन्ग वी प्लॉट है। स्लोप क्या होती है आप सब जानते हैं, स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई ओवर एक्स या डेल्टा वाई ओवर एक्स। अब वाई के लॉन्ग क्यू है, इसके लॉन्ग वी है, तो क्यू ओवर वी अब गौर से देखिए दैट इज इक्वल टू सी। का मतलब ये कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा अल्फा। आपका आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सवाल के साथ रिलेटेड है विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डज द एरिया ऑफ द अबव ग्राफ रिप्रेजेंट। तो एरिया एक ट्राइंगल का अगर मैं एरिया यहाँ से निकालता हूँ तो याद रखिएगा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो एरिया आपके पास हाफ बेस, बेस में क्या आपके पास आप सब जानते हैं बेस में वोल्टेज है, परपेंडिकुलर में क्यू है, तो हाफ क्यू वी। अब ये याद रखिएगा ये फॉर्मूला एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का है, लेकिन फिर भी मैं इसको क्यू इज इक्वल टू सी वी पुट कर दूं तो हाफ सी वी इसके रहेगा। ये फॉर्मूला तो आपने बहुत दफा देखा हुआ है, तो पता है चला कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास अगर इसका हम एरिया निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? दैट इज एनर्जी। कौन सी ऑप्शन है? बीटा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13। द यूनिट ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, आप सब जानते हैं डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी की रेशियो होती है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। Delta, that would be your answer. Question number 14. The electric intensity due to an infinite sheet of charge as compared to two oppositely charged plates is. बड़ी सिंपल सी बात है, हमेशा ये बात याद रखिएगा। वो क्या होगी? एक सिंगल प्लेट की होगी वो हाफ होगी एज कम्पेयर टू टू प्लेट्स, क्योंकि टू प्लेट्स की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने गॉसेस लॉ की जो एप्लीकेशन पढ़ी थी आपको याद होगा, थर्ड एप्लीकेशन दैट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। जबकि सिंगल प्लेट की सेकंड एप्लीकेशन आपने निकाली थी हाफ ऑफ सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट का ये हाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन वी प्लेस अ डायलैक्ट्रिक बिटवीन टू चार्जेस देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बड़ी सिंपल सी बात है, फोर्स डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 40 होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्यों डिक्रीज करेगी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स डायलैक्ट्रिक के आ जाने से कम हो जाते तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को भी कम हो जाना चाहिए। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। इफ अ कंडक्टर इज हैविंग अ लिंक विद द ग्राउंड देन इट कैन। याद रखिएगा अगर आप किसी कंडक्टर को ग्राउंड कर देते हैं तो आप उसको कभी चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको जितना भी चार्ज देंगे उसका ग्राउंड में चला जाएगा। तो चार्ली इट कैन नॉट बी चार्ज।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. इफ यू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज नियर अ बॉडी सो दैट इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि आप एक पॉजिटिव चार्ज को किसी बॉडी के पास लेके जाते हो, अट्रैक्शन होती है, बच्चे कहते हैं यार सर देखिए उस पर नेगेटिव चार्ज होगा. देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है उस पर नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है उस पर कोई भी चार्ज ना हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से उसकी वो साइड जो कि पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज के करीब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया हो. कैसे? तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चन नंबर 17 की कि हो सकता है उस पर कोई चार्ज, उस पर ऑपोजिट चार्ज हो, और हो सकता है उस पर कोई भी चार्ज ना हो. कैसे? देखिए पॉजिटिव चार्ज रॉड को आप एक बॉडी के पास लेके, आप इस बॉडी पर चार्ज आप आंखों से देख तो नहीं सकते. अगर अट्रैक्शन शो हुई है तो आप कहेंगे सर हाँ हो सकता है इस पर नेगेटिव चार्ज हो. हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है इस पर कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, और इस पॉजिटिव की वजह से इसका ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ. तो ये दोनों ऑप्शन आप लोगों ने याद रखनी है. स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं. जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. इन अ सिंगल जूल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आर प्रेजेंट. तो बहुत सिंपल सी बात है, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 4 ही होगा. 6.25 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन. क्यों? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास जो जूल होते हैं 1.6 10 पर -19 जूल होते हैं. तो 1 जूल किसका बराबर होगा? ये चीज वहां जाके डिवाइड हो जाएगी. याद रखिए जब भी किसी भी फ्रैक्शन में 1/1.6 10 पर -19 आएगा तो उसकी जगह आप आंखें बंद करके क्या लिखोगे? 6.25 10 पर 18. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे ही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 19. 2 पॉइंट्स हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट. बड़ी सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है. द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम. तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो वर्क डन होता है जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों चीजें आपको दी हुई है. सिंपल चार्ली आंसर होगा. क्यों? क्योंकि वर्क डन होगा Q इंटू V, 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50 जूल. हमारा अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. Consider the figure in which we have 3 capacitors of capacitances C are connected with each other. What will be the effective capacitance between points A and B? बड़े मजे की बात ये कि अगर मैं इनको डायरेक्टली देखूं मुझे समझ नहीं आता कौन सा पैरेलल में कौन सा कहा जाए सीरीज में. अब इन तीनों की कैपेसिटेंस बिल्कुल एक जैसी है, तो बेटा याद रखिएगा ये जब कभी भी आपके पास ऐसा कॉम्बिनेशन आए वो पैरेलल में होता है. क्यों पैरेलल में होता है अभी आपको समझाता हूं, गौर से देखिएगा. बच्चों ये देखें, ये अगर पॉइंट ए है तो याद रखिएगा ये पॉइंट भी क्या होगा? ये पॉइंट बी ही होगा, क्योंकि एक वायर से कनेक्टेड है. अगर ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी क्या होगा? बी होगा. अब चलो गौर से आपने देखना पैरेलल में होता तो क्या होता है? पैरेलल में जब ये होता है तो जो हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके सबके एक एंड्स एक खास पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं. इसका मतलब ये भी ए से कनेक्टेड है, ये भी ए से कनेक्टेड है, ये भी ए से कनेक्टेड है. तो गौर से देखिएगा, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट ए से कनेक्टेड है, तो गौर से देखिए इस कैपेसिटर की दूसरा कैपेसिटर की ये वाली प्लेट ए से कनेक्टेड है इस वायर के थ्रू, और तीसरे की ये वाली प्लेट ए से कनेक्टेड है. इसका मतलब ये तो हूबहू यही चीज बन गई. और इसी तरह अगर मैं इसको बी कह रहा हूं तो वही चीज यहाँ पे रिपीट हो सकती है कि इसकी प्लेट बी से कनेक्टेड है तो इसकी प्लेट भी बी से कनेक्टेड है, इसकी ये वाली प्लेट बी से कनेक्टेड है. तो इसका मतलब पता है सर पैरेलल में हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है? वो ऑपरेट टू द रेजिस्टेंसेज होता है. तो एन इंटू सी होगा, 3 इंटू सी आपके पास आंसर आ जाएगा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान. 21. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. याद रखिएगा जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है? उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है. ठीक है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. और याद रखिएगा इनमें अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर अल्फा होगा. क्वेश्चन नंबर 22 इसका ऑपरेटर. ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर्स में उल्टा प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो. जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर्स में कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे. इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं होंगे. इसका मतलब उनकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी भी हट जाएगी, क्योंकि उनमें अल्फा क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट विल बी the effect on the specific resistance of a conductor if its length is doubled keeping area and temperature same. देखिए याद रखिएगा रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है? दो फैक्टर पर, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर. इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन द सेम. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स है, एक बीटा ग्रेविटेशनल फोर्स है. चार्ली बोथ आर इक्वल कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. तो याद रखिएगा कूलॉम्स जो कांस्टेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. का मतलब पता ये चला कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्गर फोर्स है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है. अल्फा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 25. द स्लोप ऑफ वी आई कर्व एज शोन बिलो प्रोवाइड्स अस. तो आपके पास आपको कर्व दिया हुआ है, वाई एक्सिस अलॉन्ग आई है, बी एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वी है. आप जब स्लोप लेंगे वाई ओवर एक्स तो आई ओवर
V आएगा, ये इन्वर्स है R का, और रेजिस्टेंस का इन्वर्स क्या होता है? कंडक्टेंस कहलाता है। इसका मतलब पता ये चला कि यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप आएगी वो कंडक्टेंस की इक्वल होगी। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 था, एरिया ऑफ VI ग्राफ एज शोन बिलो प्रोवाइडर्स। अब एरिया ग्राफ निकालना और आपके पास यहाँ पे V है, यहाँ पे I है। जब भी आप एरिया निकालेंगे तो इट्स वेरी सिंपल कि आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, हाफ I इंटू वी, और I इंटू वी आपके पास पावर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू पावर। हाफ को यहाँ पे आप इग्नोर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात की जाए तो दैट इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के इनवर्स स्क्वायर लॉ को बेस करती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो होती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को बेस करती है। तो जवाब कौन सा होगा, चार्ली, दैट इज इक्वल टू बोथ। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क बिकम्स। तो बड़ी सिंपल सी बात है, सवाल में कोई मुश्किल चीज है ही नहीं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू बीना कॉज ऑफ अल्फा, जिसमें अल्फा एंगल होता है इसका प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का, जो आपको जीरो दिए हुए थे, कॉस जीरो अल्फा कॉस जीरो अल्फा जीरो, कॉस जीरो 1 हो जाएगा, तो बीना मैक्सिमम टॉर्क आपके पास होगा, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, द रेजिस्टिविटी ऑफ इंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, तो ऑलरेडी बता चुका हूं, लेंथ और ये पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और हमारे पास कहा जाए नेचर ऑफ मटेरियल पर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 से रिलेटेड मिलता जुलता सवाल दफा हमने और भी आज देखा था। आर स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू एस्टिमेट विच बल्ब प्रोवाइड्स मोर ब्राइटनेस फॉर विच ही कनेक्ट्स 4 बल्ब्स A, B, C एंड D ऑफ पावर 25 वाट, 50 वाट, 100 वाट, 50 वाट इन सीरीज। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ब्राइटनेस का क्या फॉर्मूला तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीरीज में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर रेटेड होता है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे ब्राइटर होगा जिसकी पावर रेटिंग सबसे कम होगी, वो कौन सा, 25 वाट। इसका मतलब अल्फा वुड बी योर आंसर। With this we end up over here. इमरान सौवेदी को इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।